अगर भारत की संसद का नक्शा अचानक बदल जाए, 543 सीटों वाली लोकसभा एक झटके में 850 तक पहुंचने लगे और उसी के साथ हर तीसरी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाए। पहली नजर में यह आपको लोकतंत्र का विस्तार लगेगा, लेकिन इसके भीतर एक गहरी रणनीति, एक जटिल गणित और एक बड़ा सवाल छिपा है। क्या यह सिर्फ महिला सशक्तिकरण है या इसके साथ बीजेपी सत्ता के संतुलन का नया समीकरण साध रही है? आज हम इसी पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे, लेकिन साधारण भाषा में। तो चलते हैं कुछ साल पहले, तकरीबन 3 साल पहले। कहानी शुरू होती है 2023 में, जब संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ। याद है आपको वो दिन? आपने ये तस्वीरें देखी होंगी। पूरा सदन तालियों से गूंज उठा था। सत्ता और विपक्ष दोनों ने समर्थन किया। संदेश साफ था कि अब महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा, यानी हर 3 सीट में 1 सीट महिलाओं के लिए। भारत जैसे विशाल देश में जहां आज भी संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 14% के आसपास है, ये एक ऐतिहासिक कदम माना गया। लेकिन इसी कानून में एक शर्त भी जोड़ दी गई और यही शर्त जो है आज सबसे बड़ा सवाल बनकर उभर गई। और शर्त क्या थी? कि ये आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा, बल्कि ये तब लागू होगा जब अगली जनगणना पूरी होगी और उसके बाद परिसीमन यानी सीटों का नया बंटवारा होगा। मतलब साफ था कि 2023 में कानून पास हुआ, लेकिन इसका फायदा शायद 2031 की जनगणना के बाद और 2034 के चुनाव के समय ही मिल पाएगा। और यहीं से सवाल उठने लगा और महिला संगठनों ने पूछा, आखिर इतनी देरी क्यों? अगर इरादा साफ है तो इंतजार क्यों? लेकिन सरकार का तर्क है कि प्रक्रिया जरूरी है, पहले जनगणना, फिर परिसीमन और फिर आरक्षण। लेकिन अब 2026 में तस्वीर देखिए कैसे बदल रही है। अचानक वही सरकार अब 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन करने की बात कर रही है कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा। 2021 की जनगणना कोविड के कारण टल गई। फिर कहा गया कि 2026-27 में कराई जाएगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि लेटेस्ट पब्लिश डेटा 2011 का है, फिर उसी के आधार पर परिसीमन किया जा सकता है। यहीं से बहस तेज हो गई, क्योंकि सवाल यह है कि जब 2023 में कहा गया था कि नई जनगणना जरूरी है, तो अब पुरानी जनगणना से काम क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में मिलता है। थोड़ा और पीछे चलिए। 1971 की जनगणना के बाद भारत में लोकसभा सीटों को फ्रीज कर दिया गया। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के जरिए तय किया गया कि सीटों की संख्या नहीं बदलेगी। इसका मकसद था कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें नुकसान ना हो। बाद में 84वें संशोधन में इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया, यानी 50 साल तक सीटों का संतुलन लगभग वही रहा। अब 2026 आते आते ये फ्रीज खत्म होने वाला है और यही वो समय है जब परिसीमन के बाद फिर से उठ रही है। अब आप ये भी समझिए कि परिसीमन आखिर होता क्या है, जिसे डिलिमिटेशन कहते हैं। परिसीमन का मतलब है देश में हर लोकसभा सीट पर लगभग बराबर आबादी हो। अभी एक लोकसभा सीट पर औसतन 10 से 12 लाख लोग आते हैं, लेकिन ये संतुलन हर राज्य में समान नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ थी, लेकिन अगर सीटों को 850 तक बढ़ाया जाए और आबादी के हिसाब से बांटा जाए तो जिन राज्यों की आबादी ज़्यादा है वहाँ ऑब्वियस है कि सीटें बढ़ जाएंगी। अब आज दक्षिण के 5 बड़े राज्यों की कुल सीटें हैं करीब 129, यानी लगभग 24% मानिए। लेकिन अगर नई व्यवस्था लागू होती है तो ये घटकर 19 से 20% तक आ जाएगी, यानी कुल सीटें तो बढ़ेंगी लेकिन हिस्सेदारी कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए नॉर्थ इंडिया,
उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120 से 128 तक जा सकती हैं। बिहार में 40 से 60 से 70 तक, महाराष्ट्र में 48 से 65 से 72 और पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी जीती, फायदा देखिए, 42 से 55 से 63 तक। तमिलनाडु में भी सीटें बढ़ेंगी, 39 से 50 से 59 तक हो जाएंगी, लेकिन कुल हिस्सेदारी कम हो जाएगी। और केरल जैसे राज्यों को तो खास तौर पर नुकसान का डर है। अब यहीं से विपक्ष का आरोप शुरू होता है। उनका कहना है कि महिला आरक्षण एक अच्छा कदम है, लेकिन इसके साथ परिसीमन को जोड़कर देखना या उससे काम करना एक बड़ा राजनीतिक खेल है। कुछ नेताओं का कहना है कि अगर महिला आरक्षण इतना जरूरी था तो 2023 में से क्यों नहीं लागू किया गया? तब जनगणना का बहाना दिया गया था और अब 2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? दक्षिण भारत के नेताओं की चिंता अब खुलकर सामने आ रही है। एम.के. स्टालिन ने एक वीडियो संदेश में सीधा सवाल उठाया। कहा, हमने दशकों तक परिवार नियोजन अपनाया, छोटे परिवार रखे, क्या अब उसी की सजा हमें दी जाएगी? क्या संसद में हमारी आवाज कम कर दी जाएगी? स्टालिन ने यह तक कहा कि बिना राज्यों से व्यापक चर्चा किए अगर परिसीमन को आगे बढ़ाया जाता है तो ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संतुलन पर असर डालने वाला कदम होगा। और इसी कड़ी में रेवंत रेड्डी ने भी पहल करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा और अपील की कि दक्षिण के राज्य मिलाकर प्रो राटा मॉडल के खिलाफ एक साझा रुख अपनाएं। उन्होंने ये संदेश सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रखा, बल्कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत दूसरे दक्षिणी नेता को भी लिखा और साफ कहा कि ये लड़ाई अलग अलग नहीं लड़ी जा सकती। अगर आवाज बटी तो असर भी कम होगा, इसलिए एकजुट होना ही एकमात्र रास्ता है। दरअसल दक्षिण भारत के राज्यों का तर्क सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि विकास मॉडल से भी जुड़ा है। अब देखिए, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं लंबे समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और IT सेक्टर में आगे रहे। देश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान भी बढ़ा है, लेकिन अब उनका डर ये है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल होने की वजह से उनकी संसदीय ताकत कम हो सकती है। कई अध्ययनों में ये बात सामने आई कि दक्षिण के राज्यों ने परिवार नियोजन नीतियों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू किया, लेकिन अगर सीटों का बंटवारा सिर्फ जनसंख्या के आधार पर होता है तो यही सफलता उनके लिए नुकसान में बदल सकती है। इस समय तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, 39 सीट हैं और उत्तर प्रदेश में 80। तो अगर आप 50% बढ़ाओगे तो 80 से 120 हो जाएंगी और तमिलनाडु की 39 से हो जाएंगी 59। तो पहले जो अंतर था वो केवल था 41 सीटों का, अब अंतर हो जाएगा 61 सीटों का। इसका असर सीधा संसद की बहस में दिखेगा, नुकसान विपक्ष को, क्योंकि जहां संख्या ज्यादा वहीं आवाज ज्यादा। ऐसे में किसान, जाति समीकरण, रोजगार जैसे मुद्दे और प्रमुख हो सकते हैं, जबकि दक्षिण के राज्य जिन क्षेत्रों में आगे हैं जैसे IT, उद्योग, स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा, उनकी प्राथमिकताएं पीछे छूटने का खतरा जताया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि इन सब में महिला आरक्षण कैसे जुड़ता है? अब समझिए, अगर 850 सीटें होती हैं तो उनमें से 1/3 यानी लगभग 283 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हुई। ये सीटें हर परिसीमन के बाद बदलेंगी, इसे हम रोटेशन कहते हैं, और ये व्यवस्था 15 साल तक चलेगी। अब राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि नई सीटों पर टिकट वितरण का पैटर्न बहुत मायने रखेगा। कुछ विश्लेषकों का मानना यह है कि जिन राज्यों में सीटें बढ़ेंगी जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, वहाँ नई महिला सीटें भी ज़्यादा बनेंगी, और अगर किसी पार्टी का इन राज्यों में मजबूत आधार है तो फायदा उसे ही मिलेगा। 2024 के चुनाव में इन राज्यों में भूमिका निर्णायक रही। ऐसे में अगर भविष्य में इन राज्यों में सीटें बढ़ती हैं तो राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र और ज़्यादा इनकी ओर झुक सकता है। अब पिछले कुछ चुनावों में यही देखा गया कि उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे यूपी, बिहार में महिला मतदाताओं की भागीदारी और समर्थन का पैटर्न काफ़ी अहम रहा। इसी तरह वेस्ट बंगाल में जहां मुकाबला बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस के बीच तीखा है, वहां नई सीटें और आरक्षण का असर चुनावी समीकरण आने वाले समय में बदल देगा। तो महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सहयोगी दलों के साथ मिलाकर रणनीति बनाने की संभावना भी देखी जा रही है, और इसमें फायदा किसको होगा? बीजेपी। টুকরো টুকরো করবে আমি জানি না, কোন রাজ্যের সাথে কোন রাজ্যকে মেলাবে, এটাও হতে পারে। বাংলার কিছু রাজ্য বিহারে মিলিয়ে দিল, উড়িষ্যায় মিলিয়ে দিল, যাতে ওখানে গিয়ে আপনারা অত্যাচার ফেস করতে পারে। अब एक और बड़ा बदलाव प्रस्तावित है, जनसंख्या की परिभाषा। अब ये तय किया जा सकता है कि किस जनगणना को आधार बनाना है,
यानी भविष्य में परिसीमन कब और कैसे होगा, ये एक हद तक संसद के नियंत्रण में होगा। अब कल्पना कीजिए, 2019 का चुनाव है, लोकसभा में 850 सीटें, यूपी से 120 प्लस, बिहार से 60 प्लस, महाराष्ट्र से 70 प्लस, बंगाल से 60 प्लस। अगर कोई पार्टी इन राज्यों में मजबूत है, यानी नॉर्थ इंडिया की ऐसी पार्टी मान ले, महाराष्ट्र को छोड़कर, तो उसे बहुमत के लिए दक्षिण पर कम निर्भर रहना पड़ सकता है। और यही वो गणित है जो इस पूरे मुद्दे को संवेदनशील बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि महिला आरक्षण की जरूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में औसतन हर जगह 27% महिला सांसद हैं। भारत में यह आंकड़ा भी काफ़ी पीछे है। पंचायत स्तर पर 50% आरक्षण ने लाखों महिलाओं को नेतृत्व का मौका तो दिया, लेकिन संसद में वो बहुत कम दिखता है। इसलिए अब सवाल समय और तरीके का है। क्या इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए या फिर परिसीमन के साथ जोड़ना सही है? यही बहस का आज केंद्र है। और कहानी का अंत यही नहीं हुआ। संसद में बहस होगी, राजनीतिक दल अपने अपने तर्क देंगे, दक्षिण के राज्य एकजुट होने की कोशिश करेंगे। केंद्र आश्वासन दे रहा है कि किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब तक अंतिम फॉर्मूला सामने आता है तब तक ये बहस जारी रहेगी। और अंत में वही सवाल जो लोकतंत्र का मूल है, क्या ये बदलाव देश के लिए है या राजनीति के लिए? क्या ये महिलाओं को सशक्त बनाने का कदम है या सत्ता के समीकरण को साधने का? जवाब समय देगा। तब तक देखते रहिए कड़क।